हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यूजीसी नेट जीआरएफ का पेपर जो हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था। पेपर वन जनरल। पेपर टू की तो सब लोग बात करते हैं। हम लोग जो स्कोरिंग पेपर होता है पेपर वन जनरल यानी कि 50 क्वेश्चन के मार्क्स जो आते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इस चीज़ को हम लोग। इन स्लाइड्स के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। सिलेबस एनालिसिस करते हैं, रिसोर्सेज, बुक्स, रिकमेंडेशंस, क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं उसके लिए। देखो, पेपर का पैटर्न अगर आपको समझना है, सबसे पहले क्या होता है, पेपर ऑनलाइन पैटर्न पर होता है। पिछले 2 सालों से 2-3 सालों से ऑनलाइन पेपर हो रहा है। इसमें 50 क्वेश्चंस के आपके जनरल क्वेश्चन पेपर आता है, पेपर वन जिसको कहते हैं हम लोग। और 100 मार्क्स का पेपर टू आता है। इसमें एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। एजुकेशन है आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्लाइड मैंने यहाँ से उठाई है। एक सेकेंड। यहाँ इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे आपको क्वेश्चंस के बारे में। चलिए, तो इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ 50 क्वेश्चंस के मार्क्स जो आपके आए थे। यहाँ से 50 मार्क्स के तो आपका पेपर वन आता है और 100 मार्क्स का उसका पेपर टू आता है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस का। इसमें पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं +2। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर में आता है। बाईलिंगुअल पेपर होता है। चलिए आगे बात करते हैं। पेपर वन जो है आपका, आप तैयारी कैसे करेंगे पेपर वन की। तो उसका सिलेबस जो है, एक सिंपल सी मैं किताब आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको किताब यहाँ दिख रही हो तो ये मेरे पास केवीएस मदान की किताब है, पियर्सन पब्लिकेशन की। ये मेरे पास 5 ही है। अब एक नया वर्जन भी इसका आ गया होगा। तो और उससे मैंने तैयारी करी थी। प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने किए थे वहाँ से मैंने तैयारी की थी। एनसीईआरटी के क्लास 11-12, एनसीईआरटी जो है क्लास 11-12 की साइकोलॉजी किताब आप पढ़ लीजिए। इग्नू के और प्रीवियस पेपर तो लगाएंगे आप लोग। इसके अलावा जो चैप्टर्स होते हैं, 10 चैप्टर्स इस किताब के अंदर आप अगर देखेंगे तो इस किताब के अंदर सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे पेपर वन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो सिलेबस को उन्होंने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है इस किताब के अंदर। आप उस किताब को अच्छे से लगा लीजिए पेपर वन के लिए, आपके कंफर्टेबल। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है टीचिंग एप्टीट्यूड का। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये आपके जब आप एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका फर्स्ट ईयर में ही आ जाते हैं सब चीज़ समझाने के लिए। कॉम्प्रहेंसन यानी कि इसमें हिंदी इंग्लिश का कॉम्प्रहेंसन से क्वेश्चन आते हैं। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। डीआई से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। आईसीटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पीपल डेवलपमेंट यानी कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि जो सिलेबस में दिया जाता है वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर पूछे जाते हैं। बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू के लिए मैंने क्या किया था अगर एजुकेशन की बात करें या सिर्फ एजुकेशन की, तो मैंने पेपर टू में सिर्फ और सिर्फ मैंने मास्टर्स की किताब पढ़ी थी। यानी कि जो मैं इग्नू से एमए कर रहा था, तो इग्नू की मास्टर्स की फर्स्ट ईयर की किताब मेरी सारी पढ़ ली थी। मैंने उसको अच्छे से कर लिया था। और फर्स्ट ईयर में ही मेरा क्या था, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो गया था। फिर मैंने सेकेंड ईयर के बाद में यूजीसी नेट दिया, फिर मेरा क्वालिफाइड हो गया। यानी कि 2 बार मैंने क्वालिफाई किया है। और दोनों बार मैंने इग्नू की ही बुक्स को मैंने रिकमेंडेशन किया, इग्नू की किताबों को ही पढ़ा। सेकेंड ईयर में जैसे फर्स्ट ईयर का सिलेबस अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन है, ये इग्नू का सिलेबस बताया दिया मैंने। इग्नू में ऐसे ऐसे करके पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो 10 चैप्टर्स जो आते हैं, 10 फर्स्ट पेपर भी आपका 10 यूनिट में डिवाइड होता है। और सेकंड पेपर यानी कि एजुकेशन भी आपकी 10 यूनिट्स में डिवाइड होती हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। एजुकेशन स्टडी के लिए एस के मंगल की किताब जो है मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो बुक्स हैं, एक सेकंड। रिसर्च के लिए रिसर्च इन एजुकेशन जॉन डब्ल्यू वेस्ट को मैं अभी इस टाइम पढ़ रहा हूँ। पहले भी मैंने इसको स्टडी किया था। इसके अलावा बात करिए एस के मंगल की किताब जो है एडवांस्ड एजुकेशन साइकोलॉजी, आप इसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो 3 किताबें ही मैंने अभी तक परचेज की हैं। इसके अलावा मैंने सारा का सारा इग्नू से ही पढ़ाई करी है। हिस्ट्री के लिए सेल्फ से आप पढ़ सकते हैं, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचर एजुकेशन, करिकुलम स्टडीज़, रिसर्च इन एजुकेशन, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, सब यूजीसी की रिपोर्ट आई थी, मुदालिया रिपोर्ट है, कोठारी आयोग है, एनपीई है, एनपी 1986 है, पोस्ट प्रोग्राम रिफ्लेक्शन 1992 है। आप इनको स्टडी कर सकते हैं। आरटीई है, एनसीएफटी है, एनईपी है। इन सबको अच्छे से स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर जो है अच्छे से निकल जाएगा। इसके अलावा बात करिए तो मैंने कैसे इसको निकाला था, कट ऑफ क्या क्या गई थी।
तो यूजीसी क्या करता है, ये जो एनटीए है, पहले एक बार तो परसेंटाइल देता है, नेक्स्ट टाइम मार्क्स दे देता है। तो मेरा लास्ट ईयर परसेंटाइल था 96.47 परसेंटाइल था, और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी, अगर जनरल की बात करी जाए तो 96.82 कट ऑफ गई थी। मैं ओबीसी में आता हूँ तो 89.97 गई थी लास्ट ईयर। इस बार की जो कट ऑफ है मार्क्स के हिसाब से है, पहले परसेंटाइल का स्कोर था, अब इस बार कट ऑफ मार्क्स है। यहाँ पे एजुकेशन की 190 है और मेरे 194 हैं, मेरे 194 मार्क्स हैं। तो ये आपके अनरिजर्व की कैटेगरी के आती है। ये 190 क्या है, यूजीसी नेट का है, और 210 क्या है, जेआरएफ का है। तो 190 एंड 210 यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो 190 ये जो है आपका यहाँ का है, और 210 आपका जेआरएफ का है। 190 अनरिजर्व की बात करते हैं। आप अनरिजर्व को लेके ही चलिए, ठीक है, सब क्वालिटी। इसमें आप अपने अपने ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, ओबीसी का देख सकते हैं, एससी का देख सकते हैं, एसटी का देख सकते हैं, इन सब के बारे में दे रखा है। चलिए पहले हम लोग 100 मार्क्स की जो मैंने बात करी है पेपर 1 को डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में क्या दे रखा होता है, क्या नहीं दे रखा होता, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन था ये डीआई से क्वेश्चन, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आया हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ टोटल कितने 4500 टीचर दे रखे हैं, और यहाँ परसेंटेज ऑफ टीचर दे रखा है, यहाँ नंबर ऑफ मेल टीचर दे रखे हैं, और आई थिंक यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल आप निकाल लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स कैसे निकालेंगे, तो 4500 का 14% अगर आप करेंगे, मैंने कर रखा है इसको, तो ये आपका आता है 630, ठीक है। और 200 उस पर माइनस करेंगे तो महिला टीचर इसमें कैसे निकल आएंगे, 430 आ जाएंगे। वहीं अगर 16% की देखिए, 16% कितना होता है, तो 16% होता है 720। 4500 का 16% 720, और 720 में से 400 महिलाएं निकाल दीजिए, तो 400 पुरुष निकाल दीजिएंगे तो कितना बचेगा, 320 बचेगा। ऐसे 28% कितना होता है, मतलब ये होता है 1260। 4500 का 1260, और 1260 में से कितना घटा देंगे तो आपको क्या बचेगा, 660 महिला टीचर बचेंगे। इसके अलावा 15% होता है 675, और 100 अगर पुरुष टीचर है तो कितने बचेंगे, महिला टीचर 575 बचेंगे। 21% कितना होता है उसका, 945, और 945 में से 500 घटाएंगे आपके पास कितना बचेगा, 445। इसके अलावा 6% जो होता है 4500 का, वो होता है 270, और 270 में से 100 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 170। ऐसे करके आप क्वेश्चन निकालेंगे। अब जो जो पूछता जाए आपसे वो करते जाइए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सीटीई, टोटल नंबर ऑफ टीचर इन सीटीई एंड नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन सीटीएफ। और सीटीई की जो टोटल टीचर है वो है 945, उसमें से आपको घटाना है 170, तो बचेगा कितना आपके पास, 775। तो इस तरीके से आप जो पांचों क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारे पास, आप एक बार सॉल्व कर लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। इन विच सिटी द नंबर ऑफ मेल टीचर मोर देन नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स, बी और ई में है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कैसे कैसे मैंने निकाला था। उसी के बेस पर आप एक बार सॉल्व कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो डीआई ज़्यादा टफ नहीं आती है, डीआई बहुत ईजी डीआई थी इस बार की भी, और हर बार लास्ट ईयर भी डीआई ईजी आई थी आपके पास। आगे बात करते हैं हम लोग, नया अगला क्वेश्चन है, उसका नाम है रूसा। रूसा से क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एमएड। देखो रूसा है क्या, तो रूसा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि अक्टूबर 2013 में लॉन्च करी गई थी। अक्टूबर 2013 में लॉन्च करी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को फंड प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो इक्विटी, एक्सेस एंड एक्सीलेंस के तहत वहाँ पे सुविधाएं प्राप्त कर सकें। और क्या क्या इसका कई सारे एम थे, इसमें एक एम था जीईआर। देखो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुश फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही। इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन टू कर्व, नहीं कॉमर्शलाइजेशन नहीं, यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन को आप यहाँ पे बिल्कुल गलत बात कर रहा है, कॉमर्शलाइजेशन नहीं होगा। इंक्रीज इन जीईआर अप टू 50%, बिल्कुल सही। इसका एम था, जीईआर का मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने, इसको बोलते हैं 18 से लेकर 23 साल के एज ग्रुप के बच्चे कितने एनरोल हुए हैं। अभी हमारे इंडिया में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर 2018-19 की बात करें तो 26.3 चल रहा है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन हुआ था, वहाँ पे इसकी बात करी गई थी। तो अभी एम हमारे पास क्या है, 50% हमें करना है, कब तक, 2035 तक। 2035 तक हमें 50% जीईआर प्राप्त करना है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। एफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही है आपके पास है। अब देखो जहाँ सी है, सी वाला रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ सी है, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो इसलिए क्या लगाएंगे आप, ए और बी लगाएंगे। ठीक है, ए और बी लगाएंगे यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन हमें नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए, 1 mm लेयर ऑफ प्योर ओजोन कितना क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 mm लेयर, यहाँ पर डॉप्शन यूनिट होती है, DU को बोलते हैं डॉप्शन यूनिट। डॉप्शन यूनिट क्या होती है, थिकनेस होती है ओजोन ऑफ द लेयर ऑफ प्योर गैसेज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और टिपिकली अगर बात करी जाए तो 300 DU 300 डॉप्शन यूनिट बराबर होती है किसके, 3 mm लेयर ऑफ प्योर गैस एट STP। तो जो 3 mm बराबर किसके है, 300 DU के बराबर है, तो 1 mm किसके बराबर हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा 100 DU के बराबर। तो इसलिए इसका आंसर क्या गया था, 100 DU गया था। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल अमॉन्ग लर्नर इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व होती है लर्नर के अंदर। देखो वर्टिकल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, वो होता है बिजनेस मॉड्यूल में। ये होता है जब किसी ऑफिस के अंदर हम वर्क करते हैं तो उस बिजनेस मॉड्यूल में ये चीज़ यूज होती है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट जो है क्या क्या इन्वॉल्व करता है। भाई रिस्ट्रिक्टेड व्यूज़ थोड़ी ना करता है, ये तो कहता है ओपन हो। कम्युनिकेशन कैसी होती है, ऑलवेज ओपन होती है। वर्टिकल फ्लो नहीं होता है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो की बात करते हैं। लॉजिकल आर्गुमेंटेशन बिल्कुल होता है, शेयरिंग ऑफ डाउट्स बिल्कुल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी ये भी होता है। तो जहाँ पर CDE है इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, इफ ऑल कॉलेज प्रोफेसर आर एंटरटेनिंग, इफ ऑल नीलम बेबी एक सेकेंड, इफ ऑल कॉलेज प्रोफेसर आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज ट्रू इन अ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड करेक्टली फ्रॉम द गिवन कोट्स। यहाँ उन्होंने बताया है इफ ऑल कॉलेज प्रोफेसर आर एंटरटेनिंग लेक्चरर, तो अब यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है क्या सही नहीं है, ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। सिलोगिज्म भी कह सकते हैं, प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। नो कॉलेज प्रोफेसर आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज फॉल्स, बिल्कुल जब फॉल्स बोल रहा है नो कॉलेज भी बोल रहा है, इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा ठीक होगा। ऑल कॉलेज प्रोफेसर आर एंटरटेनिंग लेक्चर, वही हमें दे रखा है, ये बिल्कुल सही है पहला वाला। दूसरा है सम कॉलेज प्रोफेसर नॉट एंटरटेनिंग लेक्चर, भाई सभी हैं तो ये कैसे हो जाएगा, नहीं है। सम कॉलेज प्रोफेसर आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज ट्रू, जब ऑल हैं तो सम भी तो होंगे ही होंगे। सम कॉलेज प्रोफेसर आर एंटरटेनिंग लेक्चरर्स इज फॉल्स, गलत, ऑल है। इसका मतलब यहाँ पे A एंड C, और A एंड C कौन सा आ रहा है, चौथा वाला ऑप्शन सही आ रहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ मैच करना था आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है NEP, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE, और नेशनल नॉलेज कमीशन। तो नेशनल नॉलेज कमीशन के लिए क्या लगा दीजिए आप लोग, C का सेकंड से कम, यहाँ 2007 होना चाहिए, लेकिन 2009 भी सही रहता है ऑप्शन के लिए। लर्निंग विदाउट बर्डन, तो ये क्या जाएगा आपका, फर्स्ट जाएगा। यशपाल कमेटी थी, ठीक है। तो D का फर्स्ट कौन सा है, तो D का फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, और C का सेकंड, तो C का सेकंड दिया है, तो इसका मतलब तीसरा वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। तीसरे वाले में A का क्या दे रखा है, NEP, नई शिक्षा नीति आई है, वो कहाँ पे है, 2020 में आई थी, जुलाई 2020 में आई थी। और NPE कब लागू हुआ था, 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ें सॉल्व कर ली। आगे बात करिए तो देखो लिकर टाइप के क्वेश्चन आ गए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिकर टाइप स्केल, तो लिकर टाइप स्केल क्या होती है, एक स्केल होती है रेटिंग करने के लिए, खासकर मेजर किया जाता है जैसे ओपिनियंस, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स। ये क्वेश्चनियर पे बेस्ड होती है, और ये विदाउट किसी पैनल ऑफ जजेस के ये की जाती है। देखो सारी क्वालिटीज मैच कर रही है कि नहीं कर रही हैं। लिकर्ट स्केल कैन बी परफॉर्म विदाउट अ पैनल ऑफ जजेस, बिल्कुल सही। लिकर्ट स्टेट आर नॉट कंसिडर, नहीं भाई रिलायबल होती है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। लिकर्ट स्केल टेक्स मोर टाइम, नहीं भाई क्वेश्चन ये है कम समय में ही तैयार हो जाता है। ईच स्टेटमेंट लिकर्ट स्केल गिवन एंड एम्पिरिकल टेस्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी, बिल्कुल सही। लिकर्ट स्केल कैन बी यूज्ड इन रिस्पोंडेंट सेंटर स्टडी, रिओपेंडेंट नहीं है, रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट सेंटर स्टडी बिल्कुल हो सकता है। तो ADE कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है भाई। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये जो KVS मदान की किताब है, वहाँ रिसर्च वाला पेपर जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर में सारा कुछ दे रखा है। लिकर्ट टाइप स्केल, नॉमिनल स्केल, थर्स्टन स्केल, गटमैन स्केल, इन सब के बारे में दे रखा है। आगे है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर से लिया गया। देखो माइक्रो प्रोसेसर थी आपकी 3rd जनरेशन, इसके अलावा वैक्यूम टिप थी आपकी 1st जनरेशन,
इंटीग्रेटेड सर्किट है आपकी 4th जनरेशन और ट्रांजिस्टर आपकी है 2nd जनरेशन। मैच कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, 4th टू 1st लेके जाना है आपको। तो 4th टू 1st में क्या हो जाएगा, पहले पर IC आएगा यानी कि C ऑप्शन आएगा, इसके बाद फिर 4th, फिर 3rd आएगा A आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा B, CADB। CADB कहाँ मैच कर रहा है आपका, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही है, CADB। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, फिशिंग, फार्मिंग, स्पैम एंड मैसेजिंग क्या होता है। देखो स्पैम तो हमें बिल्कुल पता है कि बल्क में हम अनचाहे मैसेज आना, तो अनचाहे का मतलब होता है अप्रार्थित मैसेज, अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल्स, तो C का 4। अब C का 4 यहाँ 2 जगह ऑप्शन में है। आगे बात करते हैं, देखो फिशिंग क्या होती है, फिशिंग के अंतर्गत आता है द एक्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स टू फ्रॉडेंटली ऑब्टेन, ईमेल भेज के लोगों की बैंक डिटेल को लेना, ये कहलाता है फिशिंग। और इलीगल कोड भेज के उसको वेबसाइट की तरफ ले जाना, ये कहलाता है फार्मिंग। द एक्शन ऑफ इलीगली इंस्टॉलिंग मैलिशियस कोड विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टू फ्रॉडुलेंट वेबसाइट, वेबसाइट तक ले जाना फार्मिंग कहलाता है, और ईमेल भेज के बैंक डिटेल लेना कहलाता है फिशिंग। और स्मिशिंग क्या कहलाता है, स्मिशिंग कहलाता है द एक्शन ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज सेंड करके पर्सन की बैंक डिटेल लेना, ये कहलाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, A का 3rd हो जाएगा, B का 1st, C का 4 और D का 2nd। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर नेम हैज़ ओनली डेनोटेशन बट नॉट कॉनिटेशन। देखो डेनोटेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग, और कॉनोटेशन का मतलब होता है घुमा फिरा कर पूछना। घुमा फिरा कर पूछने का मतलब फ्रेज का यूज करना, इन सब चीज़ों का यूज करना। और कॉनोटेशन को हम लोग इंटेंशंस भी कहते हैं। और इंटेंशंस क्या है, सही बात बोला है, इंटेंशंस कैसे होते हैं आपके, एडजेक्टिव होते हैं, जिसमें आपको विशेषण लगा लगा के हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं। जबकि एक्सटेंशन कैसे होते हैं, वो सब्सटेंटिव होते हैं। एक्सटेंशन को हम लोग डेनोटेशन कहते हैं। डेनोटेशन कैसे होते हैं, डायरेक्ट मीनिंग होती है, डेनोटेशन कहते हैं इसको। और ये क्या होती है, डायरेक्ट मीनिंग। तो दोनों ही चीज़ें सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी उसका बिल्कुल सही है। अब इंग्लिश का सिंपल इंग्लिश चीज़ है, डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन क्या होता है। डेनोटेशन माने एग्जैक्ट मीनिंग और कॉनोटेशन माने होता है घुमा फिरा के। प्रॉपर नेम किसके अंतर्गत आते हैं, प्रॉपर नेम कैसे होते हैं, प्रॉपर नेम होते हैं सब्सटेंटिव। ठीक है, और सब्सटेंटिव किसके अंतर्गत आते हैं, डेनोटेशन के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बोथ A एंड R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। Under which initiative every student in country will participate in fun project of language of India sometime in grade 6 to 8। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है। यहाँ पर एक स्कीम चलाई है इंडिया में, इसको कहते हैं हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, इसके तहत एक ऐप है भाषा संगम, ध्यान रखना एक ऐप आता है भाषा संगम। भाषा संगम ऐप जो है इसके अंतर्गत चलाया जा रहा है। और ये जो स्कीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च करी गई थी 140th बर्थडे ऑफ पटेल जी के। इसके अलावा बात करिए पढ़े भारत बड़े भारत क्या है, तो पढ़े भारत और बड़े भारत है, ये 27 अगस्त 2014 को लॉन्च करी गई थी ये वाली स्कीम। इस स्कीम के बारे में बात करिए तो पढ़े भारत बड़े भारत स्कीम जो है 2014 में लॉन्च करी गई थी। इसका मतलब है स्कूल में प्रारंभिक वर्षों में समझ के साथ गणित का विकास करना, पढ़ना लिखना और गणित का विकास करना, ये किसके अंतर्गत आता है। और मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च की, डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च करी गई थी स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जहाँ लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात करिए, ये जो भाषा संगम ऐप है, ये जो भाषा संगम ऐप है, इस ऐप को 22 भाषाओं में लॉन्च किया गया है, जहाँ पर कई टाइप के डेली यूज के जो वर्ड्स हैं वो साथ साथ यूज करने के 100+ सेंटेंस दे रखे हैं एवरीडे यूज के अलग अलग भाषाओं में। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन आपको अगर वेबसाइट देखो, हम अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें वेबसाइट्स पे बार बार विजिट करना चाहिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट हुई, यूजीसी की वेबसाइट हुई, इन पर आप बार बार विजिट करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी कि देश में चल क्या रहा है नई से नई स्कीम्स में। यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कविता की एज दे रखी है 8 ईयर मोर देन थ्राइस ऑफ द साउंड द एज ऑफ अ डॉटर। देखो अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर, मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन, लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन मान लेते हैं हम लोग X ईयर,
और दोनों ग्रैंडसन कैसे हैं, दोनों ग्रैंडसन है जुड़वा है। तो प्रेजेंट एज ऑफ कविता कह सकते हैं, कविता की एज अगर प्रेजेंटली बात करी जाए तो वो कितनी होगी, दोनों जुड़वा है तो 2x जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है इंटू 3 प्लस 8 यानी कि 6x प्लस 8 हो गया। आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दे रखा है कविता की उम्र उसके 2 जुड़वे पोतों की उम्र के योग के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। तो 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है। 2x क्यों मैंने किया, क्योंकि 2 बेटे हैं, x प्लस एक्स का 3 गुना, ठीक है, दोनों बेटे के योग के 2 गुने से, तो x प्लस एक्स का 3 गुना हो गया। आफ्टर 9 ईयर, अब बात कर रहे हैं आफ्टर 9 ईयर। आफ्टर 9 ईयर क्या दे रखा है उसने बोल रखा है कि कविता एज विल 1 ईयर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द, अब देखो यहाँ 1 ईयर मोर हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ द सम ऑफ द, तो दोनों में हमें नौ ऐड करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 18 का ट्वाइस 2 टाइम्स प्लस 1, ये निकल के आ जाएगा आपका 4x प्लस 37। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों को इक्वल रख देना है। 9 साल के बाद 6x प्लस 8 प्लस 9, उसको वर्तमान तक लेके आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, और 4x प्लस 37 9 ईयर्स आगे तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 10 ईयर, यानी कि वर्तमान में 10 साल एज है इनकी, जुड़वा बेटे की 10 साल एज है। तो ग्रांडसन की वर्तमान कविता की वो एज कितनी होगी, तो आप उसको 6x प्लस 8 में पुट कर देंगे, तो 6 गुणा 10 प्लस 8 यानी कि 68 ईयर है, और 10 साल उसको बैक कर दो, यानी कि जब बच्चे पैदा हुए होंगे 10 साल पहले पैदा हुए होंगे, तो 58 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार इसको क्वेश्चन को समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके में निपुण एक स्कीम चल रही है, और निपुण स्कीम चल रही है दीक्षा के अंतर्गत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल रिपोजिटरी फॉर हाई क्वालिटी रिसोर्सेज ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। देखिए जो दीक्षा ऐप है ना, दीक्षा ऐप अंडर एनसीईआरटी चलता है, और इस ऐप में हर टाइप का टीचर से लेके टीचर स्टूडेंट एजुकेटर जितने भी हैं उन सबके लिए पूरा एक रिपोजिटरी है, और उसी के अंदर एक स्कीम चल रही है निपुण भारत मिशन, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसके बारे में कहाँ बताया गया है, दीक्षा के अंदर बताया गया। और अगर इनके बारे में बात करिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOS की क्या है, तो NIOS की स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी। इसके अलावा ये क्या है, ओपन स्कूलिंग है, 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को ओपन स्कूलिंग प्रोवाइड कराना, सारा मटेरियल प्रोवाइड कराना, ब्रिज कोर्सेज कराना, ये सब कौन कराता है, डिप्लोमा कोर्सेज कराना NIOS कराता है। नेशनल रिपोजिटरी ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, यहाँ पे इसकी थीम भी बताई गई थी, इसकी थीम थी हैशटैग अब ऑनलाइन पढ़ेगा इंडिया, हैशटैग अब ऑनलाइन पढ़ेगा इंडिया। तो जितनी भी ऑनलाइन माध्यम पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब की रिपोजिटरी क्या है, NROER है, नेशनल रिपोजिटरी ऑन ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। आगे NPST किसके अंतर्गत आता है, ये आता है NCTE के अंतर्गत। किसको लेकर बात करेगा, तो टीचर एजुकेशन को लेकर बात करेगा। क्वेश्चन हमारा था लिटरेसी और न्यूमेरेसी से, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे बात करते हैं आइडेंटिफाई द अप्रोचेस असेसमेंट दैट रिक्वायर परफॉर्मेंस इन कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं, पोर्टफोलियो मूल्यांकन में मदद करता है, एग्जीबिशन मूल्यांकन में मदद करती है। प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग मदद नहीं करता है। प्राइमिंग का मतलब, प्राइमिंग इफेक्ट अगर आपने समझा हो तो आपको समझ में एक वर्ड जो है कन्फ्यूजिंग पेयर में कन्फ्यूजन डालता है, उसके लिए थिंक पेयर शेयर में क्या आता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है ये। टोकन रिइंफोर्समेंट, यहाँ बच्चों को झूठे उपहार देके उनको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, मतलब टोकन रिइंफोर्समेंट होता है। तो यार बात किसकी हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, असेसमेंट की बात हो रही है। तो असेसमेंट में क्या चीज़ आती है, पोर्टफोलियोज आते हैं, और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करता है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो P&D इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल B और D। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ टेक्निक ऑफ डेवलपिंग मेजरमेंट्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्पेसिफिकेशन ऑन कॉन्सेप्ट डायमेंशन करते हैं, इसके बाद हम लोग सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, CABD। देखो CABD किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंतर्गत आ रहा है।
आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अ फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉमन। बिल्कुल सही, आप कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप लोवेस्ट फॉर्म तक ले आ सकते हैं। बिल्कुल सही, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। टू फ्रैक्शन कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग द न्यूमरेटर इफ देयर डिनोमिनेटर आर इक्वल। बिल्कुल सही, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आप +2 कर रहे हैं, या इसमें आप +4 कर रहे हैं, इसमें आप +6 कर रहे हैं, इसमें आप +8 कर दीजिए तो 12.25 को ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 20.25। देखो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आप अच्छा क्वेश्चन है ये। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम सकाई होता है, ऐसे KAI आप किताब को पढ़ेंगे समझ में आएगा। SPSS क्या है, डाटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। देखो दो आपको पता ही है। वेब कॉन्फ्रेंस सिस्टम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट से होता है। बी का 4 बी का 4 एक ही में है तो आप एक से लगा सकते हैं ना, तो बी का 4 ये है तो ए का सेकेंड। जैसे मैंने बताया एनिमेशन मेकर सिस्टम क्या कहलाता है, ब्लेंडर कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। A type of research in which the researcher gain familiarity with phenomena or achieve new insight into it's known as exploratory research study कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे नई इंसाइट के बारे में खोज करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन अच्छा था फैलेसी से। फैलेसी देखो यहाँ पे हमें कुछ फैलेसीज के बारे में समझना पड़ेगा। फैलेसीज दैट अकर ड्यू टू अपील फॉर नॉन रेशनल मेथड ऑफ इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है फोर्सफुली किसी पे काम वर्क करवाना, तो ये ऑप्शन ए का सही हो जाएगा। और ए का 4 एक ही जगह आ रहा है, एक हमें पता चल गया। बी का फर्स्ट दे रखा है, पहले से दैट अकर व्हेन आर्गुमेंटेशन मेक एन अपील टू कैरेक्टर ऑफ पर्सन। बिल्कुल सही, किसी कैरेक्टर पर्सन के कैरेक्टर पर हाथ आँख उठाना या हाथ या बताना उसके बारे में, तो ये एड होमिनम कहलाता है, तो बी का फर्स्ट। ठीक है, फैलेसी दैट अकर व्हेन एन आर्गुमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ इमोशन। देखो फैलेसी वाला चैप्टर जो है आप टीचिंग एप्टीट्यूड्स में देखेंगे, वहाँ पर फैलेसी आपको मिल जाएंगी। फैलेसीज ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, हाँ लॉजिकल वाला जो चैप्टर है रीजनिंग एंड लॉजिकल, वहाँ पे आपको फैलेसीज पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 सही होगा। देखिए ईमेल के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, यू कैन क्रिएट फोल्डर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज योर ईमेल। बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन एड अचीवमेंट, नहीं, एनी फाइल साइज नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना हो सकता है 25 MB मैक्सिमम। इसके बाद आपको ड्राइव में करना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, इनडिफरेंस अवॉइडेंस। देखो एथनोसेंट्रिज्म मतलब किसी एथनिक, किसी एक जगह पे कंजर्वेटिव जो सोच होती है वो एथनोसेंट्रिज्म कहलाती है। यहाँ पे होता क्या है, हम लोग इक्वलिटी से बढ़ते हैं, पहले इक्वलिटी पे जाते हैं, फिर हम लोग सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम लोग उदासीन हो जाते हैं, फिर हम लोग अवॉइड करते हैं चीज़ों को, फिर हम लोग उस चीज़ का क्या कर देते हैं, अवमानना करते हैं। तो धीरे धीरे करके बढ़ती है, 1 2 3 4 5 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, DEA BC। नेक्स्ट, chronic toxicity caused due to hazardous waste and non difficult to determine। नहीं भाई, डिटरमाइन कर सकते हैं इस चीज़ को, ये स्टेटमेंट गलत है। क्रोनिक इफेक्ट में सीन इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर, ये भी गलत है। तो टाइम लगता है, क्रोनिक माने बहुत टाइम लगता है उनको एक्सपोजर पे, एक्सपोजर होने के बाद काफ़ी समय बाद अच्छी दिखाई देती है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इज इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्रोनिक का मतलब होता है चिरकालिक, मतलब अधिक समय में देखने वाले। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे एच ओ का मतलब होता है नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे म्यू जो पॉपुलेशन मीन है उसका इज इक्वल टू 100 दे रखा है। तो पहले का देखो, इसमें कुछ करना ही नहीं था, पहले का मिला दीजिए थर्ड से, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में आता है। इसके अलावा इसको समझिए, एच ए का मतलब होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू 100, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इससे मैच कर जाएगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज मोर देन सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 100, तो यहाँ पे इससे कर लेंगे हम लोग। और म्यू H0 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, तो यहाँ पे इससे मैच कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले चौथा वाला ऑप्शन जो है
मैच कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी कौन सी नहीं है? इक्विवेकेशन होता है, एम्फीबोली होता है, एक्सेंट होता है, इसके अलावा कंपोजिशन एंड डिवीजन होता है, हाइपोस्टेटिलाइजेशन होता है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एक्सीडेंट सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन, स्टेट एंड सोसाइटी। बिल्कुल सही। यूनिवर्सिटीज आर सेंटर फॉर क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। दोनों बात सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे का। ठीक है, आगे है, जब कोई आदमी ज़्यादा बार देखा जाए नेट पे तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वायरल। ठीक है, वायरल हो जाते हैं ना हम लोग। इसमें देखो स्मोक से, ये आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आया है। स्मोक का मतलब होता है फोटोकेमिकल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, डी का थर्ड, दो जगह मैच कर रहा है। और ए क्या होता है? मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है एरोसोल विच कंसिस्टिंग ड्रॉपलेट्स। ए का 4, डी का थर्ड ये भी। और स्मोक क्या होती है? स्मोक होती है आपकी एरोसोल कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, और फ्यूम होती है एरोसोल प्रोड्यूस्ड कंडेंसेशन ऑफ फूड पेपर्स। आप इसको मैच करेंगे तो मालूम पड़ेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही है। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन इज अप्लाइड इन नेचर। भाई अप्लाइड होती है, अप्लाइड नेचर में। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन कैसी होती है? आपने कम्युनिकेशन को क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रूव कर दिया। अब प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू वेरियस डिग्री ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड एंड अदर कंसेप्ट इज कॉल्ड स्केलिंग। आप किसी ओपिनियन, एटीट्यूड और अदर कंसेप्ट के बेस पे किसी को असाइन कर रहे हो तो वो क्या कहलाती है? आपकी स्केलिंग कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है? WAV और MP3, ये दो कैसी फाइल हैं? ये दो ऑडियो फाइल्स हैं। ऑडियो WAV अब यूज में नहीं आता है, MP3 यूज में आता है। इसका मतलब बी एंड डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? सही हो जाएंगे। इसमें पूछा गया फाइल फॉर्मेट पूछा है, फाइल फॉर्मेट पूछा। चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड। देखो ये वाले क्वेश्चन पे आपको बोनस मिला था, यहाँ पे आपको बोनस मिला था, इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। इंडिया के अंदर 460 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 128 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 54 सेंटर यूनिवर्सिटी हैं, और 430 आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए, इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू हैव ऑल द इंटरेस्ट एरियाज अराउंड द आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, लिविंग अ लार्ज डेट स्पेंड इन द मिडिल। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ये डिजायरेबल नहीं है कि क्लास के आसपास कैसा माहौल हो, जहाँ क्लास चल रही हो वहीं खेल का मैदान हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है। इट इज़ नॉट डिजायरेबल टू पुट बुक सेल्फ नेक्स्ट टू रीडिंग। भाई बुक सेल्फ के पास रीडिंग एरिया रखना पड़ेगा ना आपको, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। द फिजिकल कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट बी टेंजिबल। बिल्कुल सही है। द टेम्पोरल कंटेक्स्ट ऑफ मैसेज डील विद द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर बोथ ट्रू। ये मोबाइल पहले 20% से इंक्रीज किया जाता है, फिर 25% से क्या कर दिया जाता है उसको? तो मान लो 100 का मार्केट प्राइस था, उसको पहले हमने 120% से इंक्रीज किया, फिर हम लोगों ने क्या किया? 75 मतलब 25% कम कर दिया। कट करके देखो इसको, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 4 तियो 12, यानी कि अब वस्तु कितने की रह गई? 90 की रह गई। 100 की वस्तु थी, अब 90 की रह गई, तो कितना परसेंट डिक्रीजमेंट आया? तो 10% का हमारे पास क्या आ गया? डिक्रीमेंट आ गया। अब देखो, एक बर्मी कंपोस्ट बनाना है हमें। बर्मी कंपोस्ट के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक गड्ढा खोदेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिट। ठीक, उसके बाद हम लोग उसके आसपास क्या करेंगे? एक स्ट्रॉ, घास वास डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे पास जनरेट हो रहा होगा उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डालेंगे, तीसरा पॉइंट। उसके बाद जो वॉर्म्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके अंदर वॉर्म्स डालेंगे, कीड़े। और उसके बाद हम उसको हफ्ते 2 हफ्ते में क्या है, उसमें थोड़ा बहुत पानी डालते रहेंगे। तो DBEAC ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल कंडीशन अंडर विच इन्फ्लुएंस टेक्स प्लेस। बिल्कुल, कुछ कंडीशन होती है इसके अंदर ही आपको क्या है, अनुमान जो होता है सही होता है।
एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव नॉलेज एंड विल बी इन्फर्ड टू इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस आर प्री रिक्वेस्ट फॉर बिल्कुल दोनों ही असर्शन ओरिजिन इसके करेक्ट है और बोथ आपके क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे पूछा गया है जो इन्फ्रेंस होता है अनुमान होता है वो सही होता है कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशन में, इनकी एब्सेंस इन्फर को अफेक्ट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन क्या है, एक कल्चर में एवरी 2 मिनट हो जाते हैं, 2 मिनट बाद क्या होता है बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं, तो 1 से लेके 1024 तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 2 की पावर 10 होता है 1024, तो 10 का मतलब है 10 गुणा 2 20 मिनट लगेंगे इसको पहुँचने में। बॉटम एस जनरेटेड तो बॉयलर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट और मेजर कॉज ऑफ, बिल्कुल जो बॉटम एस होती है वो द हॉट वाटर जनरेटेड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, ये भी आपके नियर बाई रिवर्स में जाता है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। अकॉर्डिंग टू NEP नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल विल बी सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट मेडिकल, इसको तो MCI देखता है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देखती है। आगे क्वेश्चन है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर क्या लेके आती है, पब्लिक स्पीकिंग हमारे अंदर लेके आती है कॉन्फिडेंस। हाँ बिल्कुल भाई। इंटरव्यू किसके लिए किया जाता है, टू गेन इन्फॉर्मेशन। सेल्फ प्रेजेंटेशन का मतलब होता है रिप्रेजेंट अ क्रेडिबल पर्सन, और लीडरशिप का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की, एक सेकेंड होल्ड करना। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। 5 क्वेश्चन बचे थे, 5 क्वेश्चन जो है आपके बाइलिंगुअल फ्रेज आता है वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, आप समझ जाएंगे। इसके अलावा मेरी क्लासेस चल रही हैं उसको भी आप देखते रहेंगे, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। एग्जाम स्ट्रेटजी आप देख लेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे, और यहाँ पे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की होने वाली स्ट्रेटजी।